हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है। जी, आ रही है। आ रही है। हाँ, देखो पार्थिव जी, मैं फिर से बताता हूँ। मेरे को ऐसी किसी चीज के ऊपर, मैं मैं ऐसी किसी चीज के ऊपर मेरी तरफ से कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूँ। भाई आवाज, साउंड आ रहा है, म्यूट करो सभी। किसके इधर से साउंड आ रहा है? हाँ, हो गया। हाँ हाँ, देखिए, आपकी बात है, उसके ऊपर मेरे 2 पॉइंट है, मैंने रख दिए। एक बार फिर से कंक्लूड करता हूँ। पहली चीज है, आप जो प्रपोज कर रहे हो कि राष्ट्रपति के ऊपर आरटीआर, भारत के प्रधानमंत्री का नाम राष्ट्रपति होना चाहिए और उस पर आरटीआर आना चाहिए, तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। पहला, मुख्यमंत्री है, उसका नाम गवर्नर होना चाहिए और उसके ऊपर आरटीआर आना चाहिए, मैं इसको भी सपोर्ट करता हूँ। दूसरा, तीसरा, आज की मतलब मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, पर मैं इसका कैंपेन क्यों नहीं चलाऊंगा, मैं क्यों इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं दूंगा, मैं क्यों इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो हेलो, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो मैं क्यों इसके ऊपर बात क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो आपका प्रपोजल है ये संविधान में संशोधन की मांग करता है। तो मैं ये बहस ही नहीं करता हूं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं संविधान पे बात जो जाएगी, मैं इस साइड से निकल जाता हूं बस, क्योंकि मेरे को उसमें जाना ही नहीं है। तो मेरे प्रपोजल है वो सारे गैजेट के थ्रू आते हैं या संसद के थ्रू आते हैं। जिन लोगों को संविधान में संशोधन की मांग आगे बढ़ानी है वो काम करें, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं उनको मैं तो विरोध कर रहा हूं, मैं तो सपोर्ट कर दूंगा कि ठीक है, आपकी मुहिम के अंदर मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं सपोर्ट करता हूं। पर मैं उसके अंदर नहीं जाता। मैं उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी समय और ऊर्जा नहीं लगाता हूं कभी भी, जिसमें संविधान में कोई भी बदलाव का पॉइंट आ गया। और मैं ये भी नहीं जानना चाहता हूं कि चेंज क्या करना है। मैं ये डिबेट भी नहीं करता, कभी नहीं करी मैंने, कि संविधान में ये चेंज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। भाई मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। हम्म। वो कविता है, पोएट्री है, पढ़ो, आनंद लो, मस्त रहो, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ तो जी। फिर ये सवाल जो है वो आंसर आपकी तरफ से हो गया है। हाँ, मेरी तरफ से हो चुका यस, है ना? यस हो चुका है। हम्म। तो फिर हम हाँ इसके आगे का सवाल लेते हैं, जो हाँ 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 पहली हाँ मीटिंग हाँ, में हाँ डिस्कनेक्ट हाँ, हुई थी। अगला लीजिए। उसमें सवाल था कि अमेरिका में, यूएस में जूरी कोर्ट लागू है, पर फिर भी हाँ, वहां ठीक है। की कैसे चलती है, ये सवाल था। वापस रिपीट करो, मैं बीच में ब्रेक हो गया था, सुन नहीं पाया। हाँ, सवाल ये है कि अमेरिका, यूएस में जूरी कोर्ट हाँ है, पर फिर भी हाँ, रॉस सेल की कैसी चलती है। बैंक, मतलब बैंक के बारे में पूछे आप? मतलब सवाल में था कि जूरी कोर्ट वहां पर लागू है प्रशासन, हाँ तो फिर भी हाँ, रॉस सेल की कैसी चलती है, बैंकर्स की कैसी चलती है। अच्छा, वो है। तो देखो, इसमें क्या है, पहली बात तो वहां जूरी कोर्ट नहीं है, ठीक है। वहां पे जूरी सिस्टम है, और वो एक बहुत ही इनएफिशिएंट ड्राफ्ट है वहां जूरी का। उस जूरी सिस्टम के ड्राफ्ट के अंदर बहुत सारी खामियां हैं। और वो हम जो मांग कर रहे हैं वो जूरी कोर्ट कानून की कर रहे हैं। जूरी कोर्ट कानून है वो फार फार बेटर, मतलब वो कई गुना ज्यादा बेहतर कानून है तुलना में। जो अमेरिका और ब्रिटेन में जूरी सिस्टम है वो तो मतलब इतना ज्यादा वीक है, कोई हालत, कोई उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। और हमारे द्वारा प्रस्तावित कानून है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, मतलब 19-20 का फर्क नहीं है, 10-20 का फर्क है सीधा एक तो अमेरिका में जूरी सिस्टम है, जूरी कोर्ट नहीं है। जूरी कोर्ट हमारे द्वारा प्रपोज्ड ड्राफ्ट का नाम, पहली चीज। अब आपने बोला तो वहां रोस्टेलिटी कैसे चलती है, तो भाई देखो, वहां पे चलती है और यहां भी चलती है, जहां जहां उनका कंट्रोल है चलती है। पर फर्क किस बात से आता है कि वो वहां के सिटीजन को किस हद तक उनको लूट पाते हैं और किस हद तक नहीं लूट पाते हैं, या किस हद तक वो अपनी चला पाते हैं और किस हद तक वो नहीं चला पाते। तो यहाँ पे जमीन और आसमान का फर्क आ जाता है। जैसे बैंक है वहां के, तो अब वहां पे जो बैंक है उसके वहां वहां के बैंकों की हालत है वो यहाँ से ज्यादा खराब है। वास्तव में यहाँ से बहुत ज्यादा खराब है वहां पे बैंकिंग की हालत। क्योंकि यहाँ पे आज भी सरकारी बैंक तो है, वहां पे तो कुछ नहीं है सरकारी बैंक, सारे प्राइवेट है। तो वहां के लोग तो एक तरह से कैप्टिव है, मतलब उनको तो ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, उनको तो प्राइवेट बैंक में ही पैसा डालना पड़ता है। और फिर वो सारा का सारा प्राइवेट बैंकों के ऊपर उनका कंट्रोल होने के कारण वो
जैसे तैसे चीजें कर पाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज क्या है कि वहां पे बैंक पे उसका कंट्रोल जो है, उसकी वजह क्या है? एक तो 100% प्राइवेटाइजेशन है, तो सरकार ने कानून बना के रखा हुआ है, बैंक है वो प्राइवेट लोगों के पास में है। अब वो है तो चोरी क्या करेगी और आरटीआर क्या करेगा, ये तो एक अलग बात हुई। पर मेन चीज क्या है, बैंकिंग जो है वो सेंट्रल के अंतर्गत आता है और उसके ऊपर ना कोई आरटीआर है ना कोई जूरी है, तो उस कारण से उसका ये कंट्रोल है वो चलते रहता है। लेकिन बहुत सारे मामलों में वहां के बैंक क्यों उनको एक सीमा तक ही लूट पाते, ज्यादा नहीं लूट पाते, लूटते हैं, वहां के बैंकों की हालत अपने यहाँ से ज्यादा खराब है। लेकिन एक एग्जांपल देता हूं कि वहां पे लोगों के पास में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जूरी और आरटीआर और रेफरेंडम और इन सब का बाप गन है। ये चार चीजें होने के कारण क्या होता है कि वो अगर 10 फंदे फेंकेंगे तो वो 2 में से ही उनको लूट मिलेगी या 2 में ही वो काम कर पाएंगे, 8 बार उनके खाली हो जाएगी। जैसे बैंक से जब कोई आदमी लोन लेता है, लोन लेने के बाद में वो आदमी अगर लोन नहीं चुकाता है तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करती है। अब ये जो कानून है यूएस के अंदर, वहां पे कभी भी कोई बैंक कोई आदमी की प्रॉपर्टी को टेक ओवर क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वहां पे जो जूरी आती है वो उसको कभी भी अनुमति नहीं देती है अगर उस आदमी के पास में वो एकमात्र होम है। तो यूएस में जिस आदमी के पास एकमात्र होम है, घर है और वो उसमें रहता है, तो बैंक का उसके पास कितना भी कर्जा हो जाओ, न तो बैंक वो प्रॉपर्टी को जब्त कर पाता है, न उसकी नीलामी कर पाता है, न उसको बेदखल कर पाता है। अब ऐसा क्यों है वहां? ऐसा इसलिए है, मैंने चार चीजें बताई। इन चार चीजें वहां पे आरटीआर है, वहां पे जूरी है, वहां पे रेफरेंडम है और सबका बाप है उनके पास गन है। लेकिन भारत के अंदर क्या होता है कि जो बैंक है वो क्या करेगा, जो आदमी के पास में रहने की जगह है, फाइनल प्रॉपर्टी है, ये उसको भी जब्त कर लेगा, उसको भी नीलाम कर देगा। तो जैसे बैंकों के बैंक वहां सरकार के हाथ में नहीं है, तो सरकार उसमें करेगी क्या? सरकार तो कुछ कर नहीं सकती। लेकिन वो जितना उसको उनका इस्तेमाल करके लूटने जाते हैं तो कई जगह पर वो उनका फेलियर हो जाता है। अब जैसे लॉकडाउन पे आओ तो वहां पे भी मीडिया है, वहां की मीडिया की हालत हमसे ज्यादा खराब है। मतलब वहां के बैंक की हालत हमारे यहाँ से ज्यादा खराब है, वहां की मीडिया की हालत भी हमसे ज्यादा खराब है। ये दोनों चीजों में भारत अभी भी वहां से सुधरी हुई अवस्था में, वो उससे भी गई गुजरी हालत में जा चुके हैं। लेकिन बात वापस वही आती है कि वहां पे जब मीडिया ने लॉकडाउन लगवाया तो वहां के ऊपर लोगों के पास बंदूक है, तो क्या किया उन्होंने? वहां पे प्राइवेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट एक भी दिन के लिए बंद नहीं हुआ, रेस्टोरेंट चल रहे थे, लोगों का आना जाना है, पुलिस उनको रोक नहीं रही थी। जिसको जो बोलते हैं ना खुद की इच्छा का लॉकडाउन है, जिसको आना जाना है वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, एक भी दिन के लिए खत्म नहीं हुआ। रेस्टोरेंट है उनको बंद करने के आदेश कभी जारी नहीं हुए, जरूरी वस्तुओं की दुकानें और सेवाएं हैं वो चल रही थी सारी की सारी। और उसके बावजूद कोई आदमी अगर इधर से उधर कहीं पे भी जा रहा है आ रहा है तो उसको फोर्स करने के लिए वहां पे पुलिस का डंडा नहीं था। मतलब पुलिस उनको पकड़ के जैसे अपने यहाँ पे वापिस घर में धकेल रहे थे, वो सब नहीं कर रहे थे, और यहाँ भारत के अंदर कर रहे थे। तो फर्क क्या आया? वहां भी लॉकडाउन आया, यहाँ भी लॉकडाउन आया, लेकिन वहां पे दमन नहीं हुआ। अपने यहाँ पे तो 50,000 लोगों की तो साइकिलें जब्त करके इन्होंने नीलाम कर दी, और मतलब करोड़ों लोगों को पैदल चल के हजारों किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके पैदल पैदल जाना पड़ा। कितने लोगों ने डंडे खाए, कितने सारा पूरे देश को 100% क्लोज कर दिया। वहां पे 70% 25 मतलब 70 से 75% ही लॉकडाउन प्रभावी था, 25 से 30% हमेशा के लिए खुला था। लेकिन वो भी लॉकडाउन था, ये भी लॉकडाउन था, तो फिर फर्क क्या आया? पुलिस के हाथ में वहां पे डंडा नहीं है, वो वहां के सिटीजन के हाथ में गन है। और आरटी पुलिस जो है वो उसके आरटीआर के दायरे में है, एसपी। दूसरा, जब भी ट्रांसपोर्ट मतलब एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसपोर्टेशन को रोक दिया था तो बंदूक लेके लोग उसके गवर्नर के दफ्तर में घुस गए और लॉकडाउन उन्होंने कैंसिल करवा दिया। तो जो देखो, शिकार करने के लिए शिकारी हर समय अपनी ताकत लगाता है, वहां पे भी ये सब वो लगाते हैं। लेकिन एंड में क्या होता है कि एंड में 10 में से 8 बार वो लोग उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, जबकि हमारे यहाँ पे वो 10 में से 10 बार इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये फर्क आता है।
हम्म। ओके ठीक है, ये सवाल भी कंप्लीट हुआ है। इसके हाँ। कोई किसका सवाल है क्या चैट अच्छा, बॉक्स एक में? बात और यहाँ पे मैं क्लियर, देखो एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो बात है ना, इसको जनरली आप, कई लोग जनरल बोलते हैं अमेरिका में आरटीआर है, अमेरिका में आरटीआर। भाई देखो, आरटीआर होता है वो कोई ऐसा यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है कि आरटीआर में सब हो गया। आरटीआर है, उसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। आरटीआर से मतलब होता है, पहले ये पूछना पड़ता है भाई, आरटीआर जो है, अच्छा मेरी आवाज साफ आ रही है? आ रही है, साफ आ रही है। हाँ भाई, आरटीआर में पहले ये पूछना पड़ता है कौन से पोस्ट पे आरटीआर है और उसकी प्रोसीजर क्या है। जैसे मैं बताता हूं मैं आपको, वहां पे राष्ट्रपति है, वो कोई आरटीआर के अंदर नहीं आता। पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो आरटीआर के अंदर आता ही नहीं है। सीआईए है, वो कोई आरटीआर के अंदर नहीं आती, राष्ट्रपति आरटीआर के अंदर नहीं आता। वहां पे सारा सेंट्रल सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो आरटीआर में आती ही नहीं है। वहां पे बेसिकली जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, म्युनिसिपलिटी और मतलब नागरिक प्रशासन, जिसमें शिक्षा आ गई, पुलिस व्यवस्था आ गई, रोड और ये सब जो होता है वो, और एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये आरटीआर के अंदर है। और इसमें भी ये देखना पड़ता है कहाँ कहाँ पे किस किस पद पे आरटीआर होता है। कई राज्यों में गवर्नर है वो आरटीआर में है, कई राज्यों के अंदर है वो गवर्नर नहीं भी है, कई जगह पे कानून है वो अच्छा है आरटीआर का गवर्नर पे, कई जगह पर वो अच्छा नहीं है, मतलब है कि वो नकारात्मक या विकल्पहीन है। ठीक है, कई जगह पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आरटीआर के दायरे में है, कई जगह पर नहीं है, कई जगह पर डीओ आरटीआर के दायरे में है, कई जगह पर नहीं है। तो इस तरीके से आपको, अच्छा आप जूरी पे आते हैं, तो भाई अमेरिका में जूरी सिस्टम है, भाई वहां पे भी जूरी सिस्टम है, उसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। सीमाएं कैसे है? वैवाहिक झगड़े हैं तो वो जूरी के पास नहीं जाते। ठीक है, दूसरा है वहां पे जूरी जो है वो भी निचली अदालतों के अंदर काम करती है, ऊपरी की अदालतों में जूरी काम नहीं करती है। बहुत सारे विवाद है, जैसे सिविल केस है, वो भी जूरी के पास नहीं जाते। तो इस तरीके से दायरा है, बहुत सारे मामले जूरी के अंदर नहीं जाते हैं। अपील जो जाती है वो जूरी के अंदर नहीं जाती है। वहां पे स्टेट जूरी नहीं है, सुप्रीम जूरी नहीं है, वहां केवल लोअर कोर्ट जूरी है। हमने जो जूरी कोर्ट का कानून प्रपोज किया उससे सुप्रीम कोर्ट भी जूरी के अंदर आ रहा है, हाई कोर्ट भी जूरी में आ रहा है, लोअर कोर्ट भी जूरी में आ रहा है। ठीक है, तो जिस जिस एरिया के अंदर वहां पे आरटीआर, जूरी, रेफरेंडम, ये सब चीजें है, वो स्टेट और वो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एफिशिएंसी ज्यादा है। लेकिन जहां जहां पे ये नहीं है या जिस जिस सेक्टर में नहीं है वहां पे एफिशिएंसी कम है। जैसे मैंने बताया, बैंक है, बैंक में कोई आरटीआर नहीं, कोई जूरी नहीं, कुछ ही नहीं है। वहां बैंक है वो पूरे एक तरह से प्राइवेट है, आजाद है, कोई मतलब नहीं है। तो वहां पे वो उनकी मर्जी पड़े जैसे चलाते हैं, पूरा सर्कस चालू है। मीडिया है वो भी ऐसा ही है, वो भी पूरा सर्कस चालू है, कोई सरकारी उधर, जैसे अपने यहाँ पे जैसे ये होता है ना मीडिया, उसमें सरकार का वहां कोई कंट्रोल नहीं है, जीरो है, मैटर खत्म, सारा वो इलीट के हाथ में। तो इस प्रकार से होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि हम एक प्लेन स्टेटमेंट बनाएं कि भाई अमेरिका में आरटीआर और जूरी है तो वहां पे ऐसा ऐसा होना चाहिए। देखना पड़ता है कहाँ पे क्या चीज है, कौन चीज का इम्पैक्ट कैसे काम कर रहा है। जैसे हेल्थ की बात करें तो वहां पे जो फार्मा कंपनियां हैं, जैसे बैंक है, वहां पे पागल सांड है, मतलब छुट्टा सांड है बैंक। मीडिया भी वहां पे छुट्टा सांड है, और तीसरा छुट्टा सांड है उनका हेल्थ। फार्मा कंपनियां और ये जो पूरा हेल्थ है, उनका हेल्थ डिपार्टमेंट का ये भी पूरा छुट्टा सांड है। उनकी हालत फार्मा और हेल्थ में हमसे ज्यादा खराब है वापिस से। तो ये तीन जगह पे नहीं है, पर जैसे दूसरी पुलिस हुआ, अदालतें हुई, यहाँ सब जगह वो हमसे ज्यादा एफिशिएंसी ज्यादा है वहां। क्यों ज्यादा है? क्योंकि पुलिस और अदालतें हैं उनके ऊपर, वहां पे ज्यादातर जिलों और राज्यों के अंदर आरटीआर, जूरी दोनों में है। तो अब एंड रिजल्ट कैसे आता है मैं बताता हूँ। बैंक के वो छुट्टा सांड है, पर वो सींग लेके जब आदमी के मारने आता है, उसकी लोन के बदले में घर जब्त करने आता है, तो जूरी आके खड़ी हो गई और बोल देती है भाई ये घर नहीं मिलेगा, वापिस जा। तो जूरी ने उसकी रक्षा करके दे दी। अब आओ आप, ये हेल्थ, अभी कोई मुकदमा हुआ जिसके ऊपर कौन सी कोई मोन्सेंटो या कोई कंपनी के ऊपर कोई 1000-2000 करोड़ का उन्होंने, जूरी ने उसको वो दे दिया, क्या बोलते हैं, कि भाई इतना हर्जाना दो, तुम्हारे ये बीटी या जीएम से ये बंदे की हेल्थ खराब हो गई। तो ऐसे करके जूरी आई, फिर इसे उसको रोक दिया। तो ऐसे करके ये प्रोटेक्शन की तरह काम करती है चीजें, जहां पे प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ है, अदालत, पुलिस,
वहां से उनको मिलता रहता है। और बाकी जो समस्या हमारे यहाँ पे उस टाइप की उनके वहां भी चलती रहती है। हाँ, फिनिश, अगला लेते हैं। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर। अगला सवाल है कि दुनिया में कौन सी सभ्यता या देश है जो उनके नियंत्रण में नहीं है? अगर ऐसा है कोई सभ्यता या देश, तो फिर वो कैसे नियंत्रण में नहीं है? देखो, पहली बात तो नियंत्रण है ना, वो एक तो अल्टीमेट नहीं होता। अल्टीमेट यानी कि फुल एंड फाइनल कभी नहीं होता है। नियंत्रण होता है वो कंपेरेटिवली ऊपर नीचे चलता रहता है, वक्त के साथ में नियंत्रण कम ज्यादा होता रहता है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कहीं पे भी नियंत्रण नहीं है और किसी जगह पर 100% नियंत्रण है। नियंत्रण ऊपर नीचे आगे पीछे चलता रहता है। जैसे भारत है, तो भारत के अंदर उनका 200-250 साल से नियंत्रण है, लेकिन वक्त के साथ में ये नियंत्रण कम ज्यादा कैसे होता है। 47 तक बहुत मजबूत नियंत्रण था, पर 47 के अंदर 51 में जब वोटिंग राइट आए, वोटिंग राइट आने के बाद में उनका नियंत्रण थोड़ा कम होना शुरू हो। जब इंदिरा गांधी जी का शासन आया तो उस 10 से 15 साल के दौरान में उनका नियंत्रण बहुत वीक हो चुका था भारत के अंदर। मतलब इतना वीक हो गया था कि भारत ने लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइल, इतने ऐसे प्रोग्राम शुरू कर दिए। मतलब ये अल्टीमेट बात है ना कि भाई उनका नियंत्रण कितना कमजोर हो चुका था असल में, कि भारत ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया था भारत ने। और इवन परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया, और हमने परमाणु परीक्षण तक कर दिया। उससे वो साबित होता है साफ तौर पे कि भारत में उनका उस समय नियंत्रण 5 पैसे बचा था केवल। पूरी तरह से वो पॉलिटिकल एलिट पे अपना कंट्रोल खो चुके थे, पॉलिटिकल एलिट पे खो चुके थे, पर मीडिया पे तब भी था, कोर्ट पे तब भी था। तो ये दो का इस्तेमाल करके उन्होंने उनको गिराने की कोशिश करी। अब वाजपेयी जी का जो पहला शासनकाल था, अच्छा, फिर अब मनमोहन और राव का जो सरकार था, उनका कंट्रोल वापस से बढ़ना शुरू हो गया था, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, वाजपेयी जब सत्ता में आए, तो वाजपेयी ने सत्ता में आने के बाद में जो पहला कार्यकाल था उनका, उनके अंदर में वापस से उनका कंट्रोल कम हो गया था पॉलिटिकल एलिट पे से, और वाजपेयी ने दूसरा टेस्ट कर दिया परमाणु का, ठीक है ना। और नतीजा, उन्होंने फिर मीडिया का इस्तेमाल किया, दूसरे नेताओं को पैसा वैसा देके, सुब्रमण्यम स्वामी, जयललिता और ये सब लोग थे जिन्होंने उनकी सरकार गिरवा दी। दूसरी बार जब उनको सरकार में आए तो वापस से कंट्रोल उनका बढ़ चुका था, और पूरा कंट्रोल वापस से उन्होंने लिया कारगिल। कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने पूरी तरह से वापस से अपना कंट्रोल, गिरफ्त मजबूत कर ली। और फिर मीडिया में एफडीआई डालनी पड़ी, उन्होंने शर्त रखी थी। तो अब 2003-4 से विदेशी लोगों ने यहाँ पे मीडिया में आना शुरू कर दिया, तो कंट्रोल बढ़ता गया 2010 तक काफी बढ़ गया। 2012 पर 12-13 में जो भारत में यूट्यूब और व्हाट्सएप और फेसबुक, ये तीन जो दानव आए, मतलब इन्होंने उनका कंट्रोल इतना हद तक बढ़ा दिया है असल में, कि आज दिन तक इतना कंट्रोल उनका भारत पे कभी भी नहीं था। इतना भयंकर कंट्रोल आज उनका है इसके ऊपर। मतलब है कि पूरा भारत है, उसमें कहाँ आग लगानी है, किस जगह पर क्या करना है, वो ऑन फिंगर है अब उनके। मतलब घंटा चाहिए उनको, 1 घंटे के अंदर वो पूरा खेल, वो पूरे देश की हवा चाहे जिस डायरेक्शन में डालने की ताकत आ गई है उनके पास। हर आदमी के पास में, हर आदमी तक डायरेक्ट पहुंचे अब उनकी। मतलब वो वेट नहीं है चीज को छापना है, छाप के अखबार में छापना है, फिर सुबह कितने लोग पढ़ेंगे जिनके दिमाग में हम ये बात डाल पाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बचा। टीवी है, कितने लोग देखेंगे। अभी उनके पास में सैकड़ों आईटी सेल है, जो 24 घंटे यहाँ पे 100-200 मुलाजिम बैठ के 24 घंटे मटेरियल जनरेट करने वाले लोग हैं। लाखों आईडी से, फेक आईडी से, हर मोबाइल में रोज, मतलब दर्जनों के दर्जनों पोस्ट पर डे, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू उसके सामने फेंके जाते हैं। तो आदमी के ऊपर पूरा उसके पास क्या फीडिंग जाएगी, क्या इंफॉर्मेशन जाएगी, इसको लेके उनका पकड़ और ज्यादा मजबूत है। जो चीज को फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप ये चीज फैलाना चाहते हैं, वो चीज को वो फैलाते ही जाएंगे भारत में। जो चीज को वो रोकना चाहते हैं, वो चीज फैलने का कोई जगह ही नहीं बचा। अब आजकल एक नया स्यापा शुरू हुआ है, मतलब एक नई टेक्निक जो है वो, मतलब बहुत ही खतरनाक चीज है कि
पहले तो क्या होता था, आदमी पेड है और पता होता था ये पेड है, लेकिन अब क्या होता है, अब फेसबुक और यूट्यूब कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का, कि जो वीडियो, यूट्यूब वीडियो हुआ, फेसबुक पोस्ट हुआ, या जो यूट्यूब वीडियो उनके एजेंडे को सपोर्ट करता है, ऐसी बात है उसमें जो उनको सपोर्ट करता है, वो उसको बूस्ट कर देते हैं। तो बूस्ट करने से क्या होता है, वो यूट्यूब वीडियो पे ज्यादा लाइक आएंगे, ज्यादा व्यू आएंगे। अब वो ज्यादा व्यू आने लग गए उसके ऊपर, तो जो यूट्यूबर है उसको उसको तो व्यू चाहिए। तो वो क्या देखेगा, यार ये चीज के, ये चीज चल रही है, इस पे बहुत लोग व्यू आ गए, मेरे तो 2000 व्यू से आते नहीं है ज्यादा, इसमें तो 12,000 आ गए, तो वो उसी ट्रैक का एक और वीडियो बना देगा, वो उसको फिर 24,000 तक पहुंचा देगा यूट्यूब। तो वो देखेगा, अरे इस पे एक और बनाओ। तो ऐसे करके भारत में जितने यूट्यूबर हैं, उनकी रीच जो है वो है यूट्यूब के हाथ में। तो वो उनको ये लालच डाल के या ये बोटी फेंकेगा उनके सामने, और वो अपने आप, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और वो अपने आप ऐसी चीजों को फिल्टर करना शुरू करेंगे जिसको यूट्यूब प्रमोट नहीं करता, फिल्टर आउट कर देता है। और वो चीजों के ऊपर मटेरियल बनाना शुरू करेंगे, वो स्टैंड लेना शुरू करते हैं जिसको यूट्यूब बूस्ट कर रहा है। तो ऐसे करके यूं समझ लो कि ये इस टाइप का सिस्टम हो गया कि एक ऐसा आदमी है जो अनपेड है और काम उनके लिए कर रहा है, और उसके बदले में पेड क्या कर रहे हैं, वो उसको उसको वो पेड कर रहे हैं व्यू। कि भाई तुम्हारा ये यूट्यूब वीडियो है, इसको 2000 लोग देखते हैं, पर देखो तुमने इसके ऊपर बनाया, इस मुद्दे के ऊपर बनाया, तो इसको हम 8000 तक पहुंचा दिया उन्होंने। तो आदमी को उन्होंने ये जो 6000 है ना एक्स्ट्रा व्यू, ये यूट्यूब ने पे कर दिए उसको, ये पेड किया उसको, भाई ये ले तेरे को हमने फ्री में दिए 8000 व्यू। तो वो दूसरा भी उसी के ऊपर बना देगा। तो फेसबुक भी ऐसे ही करता है, यूट्यूब भी ऐसे ही करता है। तो ऐसे करके अब क्या हो रहा है कि अब वैसे आप देखोगे, देखने में तो कैसे दिखेगा, देखो सोशल मीडिया आ गया, तो आदमी कुछ भी बना बना के डाल सकता है, और उनका, पर असल में देखोगे तो उनका कंट्रोल और ज्यादा कैसे बढ़ गया, कि यहाँ पे चीजें वही आगे बढ़ेगी जो उनके एजेंडे को सपोर्ट करती है, वो चीजें फिल्टर आउट होती जाएगी जो चीजें वो रोकना चाहते हैं। तो अब कंट्रोल और ज्यादा बढ़ गया, अब जैसे भारत के अंदर, तो जैसे भारत के साथ हो रहा है ना, तो अब ये सेम चीज है सभी कंट्री के साथ चलती रहती, कि जैसे इराक है, चाहे चाइना है, चाहे रशिया है, तो सभी जगह ऐसा होता है कि उनका कंट्रोल है, वो बढ़ता है फिर कम होता है, फिर बढ़ता है फिर कम होता है। तो ये प्रोसीजर है। अब जैसे रशिया है, अब रशिया पे अमेरिका का कंट्रोल बहुत बढ़ गया। जैसे एक टाइम था जब अमेरिका का रशिया पे कोई कोई भी कंट्रोल नहीं था, मतलब 1950 60 70 की बात कर रहा हूं मैं, 80 तक भी, ठीक है ना। लेकिन गोरबाचोव के आने के बाद से उनका दखल बढ़ना शुरू हो गया, और बाद में 90 में यूएसएसआर टूटा, और उसके बाद में रूस बना, और अभी तो उसका काफी बढ़ चुका है। और अभी तो यूं समझ लो वहां के काफी सारे नेता, इवन इंक्लूडिंग पुतिन, वो कॉम्प्रोमाइज होते जा रहे हैं, और बाई फोर्स या ऐसे या वैसे कुल मिला के उनका कंट्रोल बढ़ गया। अब यूक्रेन वार से और ज्यादा बढ़ गया, अब क्योंकि यूक्रेन के रूप में उन्होंने उनको नया उनका पाकिस्तान दे दिया। जैसे हमें यूएस ने हमें पाकिस्तान दिया था ना 47 में, वैसे ही एक पाकिस्तान उन्होंने अब उसको दे दिया है कि भाई अब तुम, रशिया जब तक जिंदा है तब तक वो यूक्रेन से लड़ेगा, और लड़ लड़के मारता रहेगा, खपता रहेगा, और यूएस को कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे करके ये घटता बढ़ता रहता है सभी देशों के अंदर, और जहां पे कम हो जाता है फिर वो सेना भेज देते हैं। कभी इराक पे कंट्रोल नहीं था, सेना भेज दी, कंट्रोल पूरा आ गया। अभी ईरान पे कंट्रोल बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल है, चाइना पे नहीं है। तो अब उनको कंट्रोल में करना है, तो अगले 10 साल के अंदर वो इस पे कंट्रोल कैसे लेते हैं, उसके लिए उनको युद्ध में जाना पड़ेगा, और युद्ध के थ्रू वो कंट्रोल लेना शुरू करेंगे। तो युद्ध होगा या और कुछ होगा, पर ये एक फाइट है कंट्रोल की, है ना, और वो घटती बढ़ती रहती है। हाँ जी, अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल है रोहित जी की तरफ से कि प्लीज टेल मी कि यूएसए यूके में जूरी सिस्टम है तो वहां पर रेपिस्ट को सजा क्यों नहीं होती। देखो, पहली बात तो जब भी आप कोई ऐसी बात करें, जब कि भाई हम वहां की न्याय प्रणाली या वहां की पुलिस की किसी से तुलना करें, तो हमेशा पहले तो कंपेयर किया करो।
मतलब है कि जन्नत या स्वर्ग तो बन नहीं सकता ना कोई भी देश, फ्लॉ तो हमेशा रहेंगे। आपको ये देखना होता है हमेशा कि अमुक कानून की उपस्थिति के अंदर कितने मुकदमों के अंदर न्याय हो रहा है, कितने मुकदमों में अन्याय हो रहा है, और कितने मुकदमों के अंदर इस सिस्टम में न्याय अन्याय हो रहा है। तो आप कंपेयर करो, तो जैसे आप भारत को पाकिस्तान से कंपेयर करो एक बार, तो भारत की जो न्याय व्यवस्था है या भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बेहतर हालत में है पाकिस्तान की तुलना में। पाकिस्तान में तो हालत खराब से भी नीचे, मतलब हालत खराब है बोलना भी कमजोर बात है, वहां तो ये दशा है कि वहां पे तो न्याय व्याय जैसी कोई चिड़िया ही होती नहीं है। तो भारत के अंदर ये जज सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम है वो पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा बेहतर है। मतलब कैसे, मैं बता रहा हूँ, 10 मुकदमे हैं तो वहां पे 10 में से 9 के अंदर इनजस्टिस आएगा, भारत में 8 में इनजस्टिस आएगा, 2 में जस्टिस आएगा। अब ब्रिटेन पे आते हैं, तो आपने बोला वहां पे ऐसा क्यों होता है, तो ये तो एक केस की बात हुई, इसको आपको ऐसे देखना पड़ता है कि भाई ब्रिटेन है वहां पे या यूएस है वहां पे, आप रैंडम 100 मुकदमे ले कि भाई 100 रैंडम मुकदमे लिए हैं, उसकी सूची निकालो कि पिछले साल कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए, पहला पॉइंट। उसमें से कितने मुकदमों का फैसला कितने समय में आया, क्योंकि न्याय के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है कि कितने समय तक सरकार ने या सिस्टम ने उस मुकदमे को लटका के रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे लालू यादव है, 99 98 के अंदर चारा घोटाला हुआ था, वो तो कितने साल हो गए, 18 मतलब 23 तो 25 साल हो गए उसको। तो ये क्या सर्कस है। ऐसे ही ज्यादातर आप केस देखोगे तो 15 साल 20 साल मामूली बात है। तो आपको कंपेयर हमेशा ऐसे करना चाहिए हमेशा कि आप अगर ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था यानी जूरी सिस्टम, ब्रिटेन की जूरी सिस्टम और भारत की न्याय व्यवस्था यानी जज सिस्टम को कंपेयर करना है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। वहां पे कितने केस बुक हुए, उन बुक हुए केस में से कितने के अंदर, कितने केस के अंदर कितने मुकदमों में फैसला कितने समय में आया, भारत में कितने समय में आया, और फिर दूसरा आपको देखना पड़ेगा उनमें से कितनों में जस्टिस हुआ और कितनों में इनजस्टिस हुआ। तो फिर आप वहां पे 10 मुकदमे, जैसे 100 मुकदमे लोगे, 100 मुकदमे आए अगर, तो वहां पे इनजस्टिस आपको 5 में मिलेगा, भारत के अंदर उस 100 में से 80 में मिलेगा। इतना बड़ा गेप आ जाएगा। और यूएस के अंदर ये और भी एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, वहां पे 100 में से इनजस्टिस 2 में ही मिलेगा, क्योंकि वहां बंदूक भी है ना, तो वहां पे 2 में ही इनजस्टिस आएगा, और वहां पे मुकदमों का फैसले भी ज्यादा जल्दी फैसला आ जाएगा। तो ये थ्योरी कंपेरेटिव होती है हमेशा, इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जूरी सिस्टम आ गया अब जन्नत हो गया। भाई जूरी सिस्टम आ जाएगा तो फर्क यह पड़ेगा कि 100 केस है, अभी उनमें से एवरेज 5 साल में फैसला आता है, एवरेज बोल रहा हूं, है ना, किसी में 8 साल, किसी में 4 साल, किसी में 12 साल, एवरेज बोला मैंने। तो भारत में अगर 100 केस बुक होते हैं तो एवरेज है 5 साल, पर ब्रिटेन या यूएस में जाओगे तो एवरेज है 4 महीने। तो ये गैप देखो आप, पहला। फिर दूसरा है कि उन मुकदमों में से बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी के मुकदमे छांटो, कि भाई बड़ी पार्टी का मुकदमा और छोटी पार्टी के मुकदमे आप छटनी कर लो। तो 100 केस हुए थे, उनमें से मान लो 25 हैं जो बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी के बीच के थे, तो वहां फिर आपको मिलेगा 25 में से 20 में जस्टिस आया, 5 में इनजस्टिस आया। भारत में देखोगे बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी के बीच मुकदमे हैं, तो ज्यादातर मामलों में तो भारत में वो केस ही बुक नहीं होएगा, असल में कोई नहीं करा नहीं जाता, क्योंकि और दुश्मनी हो जाएगी, वो देखेगा इसके खिलाफ केस रख दूंगा तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे, तो बड़ी पार्टी से पहली बात तो लड़ने कोई नहीं जाने वाला है, तो केस का डेटा ही आपका मैनिपुलेट हो चुका है यहीं पे। मतलब मंत्री से आपका झगड़ा हो जाए तो आप बताओ आप में से कितने लोग मंत्री के खिलाफ केस बुक कराने जाओगे, या जज से आपका झगड़ा हो गया है, जज ने आपको झापट रख दिया, अब आप केस बुक कराने जाओगे। भारत में कोई इंसान है जो जज पे केस बुक कराने जा सके, एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो जज पे केस बुक करने जाए। जज पे केस बुक करने जाएगा तो थानेदार करने ही नहीं वाला है, जज के नाम पे वो केस ही बुक नहीं करने वाला तुम्हारा, पर वहां तो केस बुक हो जाता है। तो आधा आधा मामला तो यही उड़ गया आपका। फिर जो बुक हुए हैं उसमें देखो कोई 25 ऐसे मुकदमे हैं जिसमें ताकतवर आदमी और कमजोर आदमी के बीच मुकदमा था, तो उसमें फिर आप देखोगे 25 में से 22 के अंदर, मतलब 25 में से 22 के अंदर जो ताकतवर आदमी है वो आदमी जीत जाएगा, या 25 में से 22 के साथ इनजस्टिस ही मिलेगा आपको, जबकि वहां 25 में से 22 के साथ में जस्टिस मिलेगा। मतलब इवन बिल क्लिंटन जो कि बहुत ताकतवर आदमी था, मोनिका, मतलब ये तो सबको पता है, कॉमन नॉलेज वाली बात है, मोनिका लेविंस्की की जो, वो तो उसके सामने क्या है, कोई हस्ती नहीं थी उसकी, पर उसने माफी मांगनी पड़ी। तो बिल क्लिंटन ने माफी की मांगी, जो क्या मतलब उसमें क्या ईमानदारी के जीन ज्यादा है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी उतना ही मक्कार है जितना भारत के नेता मक्कार है। पर उसने कहा जूरी के सामने जाना पड़ेगा, तो वहां पे एक्सपोज होगा तो वो छोड़ेंगे भी नहीं, सजा भी मिल जाएगी। तो बचने का तरीका क्या है भाई, गुनाह
अपनी माफी कबूल करो तो जेल से तो बचेंगे। तो ऐसे करके उसने पहले से ही वो कर लिया। तो ये इस तरीके से इंपैक्ट बनता है, केवल प्लेन स्टेटमेंट द्वारा हम इस चीज को नहीं समझ सकते, इसको कंपैरेटिवली देखना चाहिए। हाँ जी, आगे चलिए। आगे का सवाल है, हाउ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ज्वाइन आरटीआर, बिकॉज गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर अंडर प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट, सो हाउ दे कैन ज्वाइन। देखो देखो सरकारी जो नौकरी के अंदर है उनको तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि उनको आरटीआर मूवमेंट या इस टाइप की कोई पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए ये सर्विस रूल है कि वो किसी राजनीतिक मामलों के अंदर वो नहीं कर सकते। हालांकि करना हो और सरकार सरकार को प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब सरकारें जिसको बोलते हैं ना कि भाई ऐसे लोग कर सकते हैं जिनकी रूलिंग क्लास के साथ में बहुत अच्छी वो है, वो करेंगे तब भी सरकार आंखें बंद कर लेती है। पर सर्विस रूल यही है कि भाई सरकारी कर्मचारी जो है, सरकारी अधिकारी, वो किसी पॉलिटिकल एजिटेशन, पॉलिटिकल अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को वो नहीं करना चाहिए उनको। तो इसलिए मैं उनको यही कहूंगा कि भाई वो उन्हें वो नहीं कर सकते इसमें। और वो बाकी वैसे हेल्प करने के अंदर तो 100 तरीके हैं, बताने की भी जरूरत नहीं है, उनके पास 100 रास्ते हैं जिस तरीके से वो मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। जैसे इलेक्शन कोई आदमी लड़ता है, उसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बैनर, और जैसे अभी हमने ये स्टिकर बनवाए हैं, मेरी जीएसटी हटाओ, जैसे ये स्टिकर वगैरह छपवाने हैं, इस टाइप के मटेरियल में, और इसके लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं वो उन्हें कंट्रीब्यूट करके अपना योगदान दे सकते हैं। वो तो वरना वैसे प्रचार में सक्रिय रूप से अपने नाम से प्रचार वगैरह करना, तो वो मेरे ख्याल से उनको नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक, जी। आगे का क्वेश्चन है, बड़े मामले में ज्यादातर गवाह अपनी गवाही से मुकर जाते हैं क्योंकि भारत में गवाह रक्षा कानून नहीं है, गवाहों की हत्या हो जाती है, इसलिए बहुत कम मामले में सजा होती है भारत में। जूरी कोर्ट के पास इसके लिए क्या योजना है? देखो बात क्या है, गवाह पलटता क्यों है? तो बात यह है कि उसमें एक ताकत चाहिए। आपने क्या गवाह को कैसे अड़दप में डाल के रखा है कि भाई तेने गवाही देनी है, कहाँ तो भाई 10 साल तक टिक पाएगा? तो कोई आदमी 10 साल तक टिक ही नहीं सकता ना, असल में वो कितने दिन झेलेगा? अब सलमान खान का वो जो रवि पाटिल वाला केस था, वो गवाह था, उसको मतलब 13 साल मामला चला, तो वो आदमी से आप क्या होप करते हो? वो 13 साल सलमान खान से लड़ेगा? 10 साल तक सलमान खान से लड़ेगा? वो जोधपुर में हिरण मारे थे उसने, वहां पे इतने गवाह थे, तो वो 12 साल केस को खींचते रहे, तो क्या हुआ? एक एक करके एक एक करके कोई आदमी पैसे से टूटेगा, कोई आदमी धमकी से टूटेगा, कोई आदमी प्रलोभन से टूटेगा, कोई आदमी कैसे टूटेगा? आदमी के 100 काम पड़ते हैं, कहीं ना कहीं से उसको कोर को वो दबा लेते हैं। इसके लिए जो टाइम चाहिए होता है वो टाइम उनको दे देता है जज सिस्टम, कि भाई 10 साल है ये गवाह को उड़ाने का, तो वो ठीक है, कैसे न कैसे वो कैसे नहीं बैठेगा तो मार ही दो साले को, तो ऐसे करके काम हो जाता है। तो बात क्या है, गवाह पलटता क्यों है? उसका रीजन ही ये असल में जज सिस्टम में बैठा हुआ है। क्योंकि पहला तो जज सिस्टम 10 साल कब तक उसको टिकने की उससे मांग रहा है शर्त, कि भाई तू जो गवाही देनी है तेरे से हम, तू 10 साल खड़ा रहे इस गवाही के साथ, मतलब 10 साल तक तू ये हमला झेल, उसके सामने लगातार टिका रहे, लगातार टिका रहे, लगातार टिका रहे। भाई ये क्या मजाक है क्या? कोई कैसे टिकेगा? नहीं टिक सकता भाई, कॉमन मैन नहीं टिक सकता ताकतवर के सामने। 100 तरीके से उसको काम पड़ते हैं, वो उलझ जाएगा। दूसरा है, जब वो उसको पलटने के लिए, जब उसको धमकाने, करने, खरीदने, कुछ भी करने जाएगा, तो उसको बचाने कौन आएगा? है आपके पास ऐसी अदालतें और ऐसी पुलिस जो उसको, सलमान खान अगर किसी गवाह को तोड़ना चाहता है, या कोई ताकतवर आदमी है, विधायक जैसा आदमी है, या फिर कोई 150 करोड़ की पार्टी है, वो आदमी है, उसके खिलाफ कोई गवाही देने वाला इंसान है, तो वो जब उस गवाह के खिलाफ के पीछे जाएगा, तो आपकी पुलिस और अदालत की ऐसी हालत है क्या कि वो उसको बचाने आवे? नहीं बचा सकते उसको। वो उसको बोल देंगे भाई तू क्यों छोटा आदमी पंगे ले रहा है, मान जाना, तेरे क्या फर्क पड़ रहा है, वरना तेरे को ही घाटा है, देख ले। तो गवाह है वो आइसोलेट हो जाता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं होता, और इतनी लंबी लड़ाई वो नहीं लड़ पाता है, और इसलिए उसको टूटना ही पड़ता है। जज सिस्टम है, उसका काम ही है, उसमें गवाह कोई टिक ही नहीं सकता, उसको टूटना ही है। लिख लो,
जूरी सिस्टम में क्या है भाई, देखो जूरी सिस्टम का, मैं जैसे एक केस को हम विजुलाइज करते हैं। सलमान खान ने हिरण मारे 23 तारीख को, तो जूरी सिस्टम का मतलब क्या है? जूरी सिस्टम का मतलब है 24 को अरेस्ट हुआ, 26-27 को जूरी आ गई, तो 28 को गवाही, 29 को गवाही हो गई, 2 तारीख को तो सजा हो गई गर्म खून में। किधर कौन से गवाह को क्या तोड़ोगे? गवाह को तो 3 दिन टिकना है, गर्म मामला है। पर आप कहोगे नहीं, अब 2010 2004 में हिरण मारे और गवाह को बोल रहे 2011 में भी तेरे को आके यही कहना है, तो वो 7 साल का कलेश वो झेल ही नहीं सकता। तो जूरी सिस्टम आने के बाद, जूरी कोर्ट आने के बाद में ये गवाह के पलटने की समस्या तो वैसी 10 में से 8 बार की तो समस्या वहीं पे खत्म होती है। अब दूसरी बात एक और होती है कि भाई गवाह की सुरक्षा के लिए कानून, तो भाई क्या सुरक्षा कितने साल के लिए देनी है? खर्चा देखो, 7 साल, 8 साल, 10 साल प्रोटेक्ट करोगे, 2 पुलिस वाले साथ में रखोगे उसके 10 साल तक, भाई ये गवाह बना हुआ है। ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना, 3 दिन तो रख सकते हैं हम गवाह को प्रोटेक्ट। तो जूरी में तो फैसला ही 7 दिन में आना है, तो गवाह को प्रोटेक्शन भी देनी, तो 3 दिन ही तो प्रोटेक्शन देनी है उसको, तो 3 दिन तो प्रोटेक्शन दे सकते हैं हम कि भाई गवाह को प्रोटेक्शन दे दी हमने, और चौथे दिन तो उसका काम ही खत्म हो चुका। तो यहाँ पे तो मतलब 10-10 साल तो प्रोटेक्शन भी क्या देंगे? तो गवाह के ऊपर, गवाह को पहली बात तो ये आर्गुमेंट गलत है, गवाह पलट जाते हैं, गवाह के पास में कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा ये बात गलत है कि उसको, ये बात का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे कि हमको उसको सुरक्षा देने के लिए कानून बनाना चाहिए। भाई कितनी सुरक्षा दोगे? कितने 3 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, कितने लाखों में गवाह हैं, उन सबको सुरक्षा कितने साल दोगे? 10-10 साल तक उनको कितनी सुरक्षा दोगे आप? नहीं होगा, है ना। सोल्यूशन एक ही है, न्याय जल्दी दो, तुरंत दो, बस। अपने आप ही वो उसको पलटने का मौका ही नहीं है। फटाफट को हॉट ब्लड, मतलब गरम केस में, गरम केस होता है ना, गरम केस में गवाही हो जाएगी। वो पूरा सबूत कहाँ गए? 10-10 साल हो गए, तुम्हारे सारे सबूत के चिथड़े हो चुके हैं, अब कुछ भी नहीं बचा, गवाह बेचारा अकेला क्या कर लेगा? तो वो होता नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हाँ हितेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए आप अपनी बात। तो ठीक है, तो फिर हम अगला सवाल लेते हैं। हम्म। अ, पृथ्वीराज जी, आपने मुझे बोला कि मैं बोलूं, लेकिन आपने मुझे अनम्यूट नहीं किया, और मुझे लगता है ऐसा ही लखपत तमंग जी के साथ भी हुआ होगा। एनीवे, तो मैं पवन जी को ऐसा पूछ रहा था कि केस को लंबा चलाने का और जायज कारण भी तो होते हैं, जैसे कि सबूत वगैरह ढूंढने का, और वकील अपना केस बनाएगा, जज उसको पढ़ेगा, जज को और भी काम है, और फिर उसमें और इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी है। नहीं, वो सब होने में गवाही में कोई बाधा होती नहीं है। मतलब गवाही में क्या बाधा है? गवाह है, उसको वो इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस की चल रही है ना, गवाह कोई है तो वो जाके बयान दर्ज करा के उसका तो चैप्टर क्लोज हो गया ना, कि भाई गवाही तो आ चुकी है, गवाही तो दर्ज हो गई, बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, वो चलती रहेगी, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन चलेगी। पर गवाह का उस मतलब गवाही के कारण ऐसा नहीं है कि ये सब इकट्ठा होगा फिर गवाह का नंबर आएगा, ऐसा नहीं है। गवाह तो भाई, तेने देखा कहा इसने हिरण मारे थे, बस कल आके कोर्ट में बोल के निकल, उसने बोल दिया, बस जा, अब तू, तेरा काम खत्म। तो अब बाकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, तो उससे वो कनेक्शन मतलब बनता नहीं है। अगला सवाल है, एफटीआर सिर्फ नौकरों पर लागू होता है, मालिकों पर नहीं, और अगर मालिकों का हस्तक्षेप है किसी न किसी तरह से नौकरों